नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर खुलता है विस्तार से ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकले। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस, फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन सा चैप्टर खुलने जा रहा है। सिसोदिया ने ऐसा क्या किया जिससे केजरीवाल गुस्से में? उस चिट्ठी में क्या है जिससे सिसोदिया पर जेल जाने का खतरा पैदा हो गया है? मनीष सिसोदिया पर उस चिट्ठी के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दर्द चीन के लोगों का दिखाऊंगा, लेकिन आंसू आपके निकल आएंगे, ये गारंटी है। वो चैप्टर भी लेकर आया हूं। कुछ लोग कह रहे हैं भारत श्रीलंका बनेगा, श्रीलंका बनने वाला। अरे भारत श्रीलंका नहीं, चीन बन गया तो कैसे बड़ा खतरा है, आज ये भी समझाऊंगा। इसके अलावा कांग्रेस के मुस्लिम वोट ओवैसी को ट्रांसफर होने लगे हैं, क्या आंकड़े क्या कहते हैं वो सामने रखूंगा। और आखिर में पाठशाला ने आपका मुद्दा उठाया तो नेताओं को जाकर याद आया, ये भी दिखाऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और बड़े मंत्री पर जेल जाने वाले खतरे का चैप्टर। दिल्ली की सियासत, चाहे वहां बैठे लोग केंद्र की सत्ता में हो या यहां सरकार में हो, राज्य की सरकार में हो, आजकल चर्चा में बहुत है। क्या दिल्ली में सत्येंद्र जैन के बाद अब अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं? यह सवाल आज दिन भर सुर्खियों में रहा है। लोगों की जुबान पर रहा है कि मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं। इस बड़े सवाल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बड़ा राजनीतिक टकराव भी हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। गृह मंत्रालय को भेजे गए रिपोर्ट में उपराज्यपाल ने कहा है कि नई आबकारी नीति बनाने में नियमों की भयंकर अनदेखी की गई। लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल तो हालांकि पहले भी कह चुके थे, मुझे लगता है शायद 2 जून को उन्होंने कह दिया था कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की तैयारी चल रही है और उनके खिलाफ मामला बन रहा है। अब वो उनको कैसे पता था ये तो वही जानते हैं, लेकिन उनको तब भी पता था। और आज वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की प्लानिंग की गई है। पहले अरविंद केजरीवाल जी को सुन लीजिए, फिर पूरा मामला क्या है, एलजी की चिट्ठी में क्या है, क्यों सीबीआई जांच की बात हो रही है, सब विस्तार से बताता हूं। अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार आदमी। अब सीबीआई जांच होगी, मामला आगे बढ़ेगा तो सारी चीजें बाहर आ ही जाएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही कि पहले आजकल टारगेट कर लिया जाता है किसको जेल भेजना है और फिर उस पर काम होता है। मतलब एक पॉलिटिकल एजेंडा इसको बता रहे हैं। हालांकि ये तर्क सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि अगर आम आदमी पार्टी को खत्म ही करना है तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने की तैयारी करने की बजाय कभी उनके स्वास्थ्य मंत्री, कभी डिप्टी सीएम, इनको जेल भेजने का काम जो है या उसकी प्लानिंग क्यों की जा रही है? सीधे अरविंद केजरीवाल, भाई वन मैन शो है वहां पर, वही सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा चेहरा, सब कुछ वही है, उनके नाम पर वोट पड़ता है, उनके काम पर वोट पड़ता है। तो फिर अगर किसी को टारगेट ही करना होगा तो अरविंद केजरीवाल को करेंगे, वो मनीष सिसोदिया को क्यों करेंगे, जो खुद की अपनी, जिस वक्त आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आंधी भी चल रही थी अभी, तब भी मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम ने अपनी सीट बड़ी मुश्किल से बचाई थी। तो उनको टारगेट करके क्या मिलेगा? लेकिन ठीक है, पॉलिटिक्स है, वो बात कह रहे हैं, जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि दावा किया कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, लेकिन आबकारी नीति के जिस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई उसको लेकर कई सवाल उठते हैं।
पहले आपको थोड़ा समझाता हूं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है वो चीफ सेक्रेटरी जो दिल्ली के हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं, एलजी को भेजा, एलजी ने केंद्र को भेजा कि भैया सीबीआई जांच कराई। तो उसमें लिखा क्या है, सूत्र क्या बता रहे हैं हमें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 15 अप्रैल 2021 को दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति, एक्साइज पॉलिसी जो है वो लागू की थी। नई आबकारी नीति लागू करने के 1 महीने बाद दिल्ली की कैबिनेट ने शराब कारोबारियों को रियायत देने वाला फैसला लिया, यह आरोप लगे। और इस फैसले के तहत कोरोना की वजह से शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की रियायत दी गई। यह इस चिट्ठी में लिखा गया, यह सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आरोप यह लग रहे हैं कि शराब कारोबारियों को रियायत देने वाला जो फैसला था वो शराब कारोबारियों को दरअसल फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया था, यह आरोप, जिससे राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा आरोप यह है कि रियायत देने वाला फैसला पूरी तरह से मनीष सिसोदिया ने लिया और इसकी जानकारी दिल्ली सरकार की कैबिनेट को भी नहीं दी। आरोप यह भी है कि दिल्ली कैबिनेट से मनीष सिसोदिया ने पावर ले ली, लेकिन आरोप यह भी है कि जब एलजी ने इस प्रक्रिया को गलत बताया तो कैबिनेट ने मनीष सिसोदिया से वो पावर वापस ले ली। बावजूद इसके आबकारी विभाग पहले की तरह ही काम करता रहा, जैसा कि कैबिनेट ने मनीष सिसोदिया को जो पावर दी थी उससे तय हुआ था। और बाद में बैक डेट में चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई, यह भी आरोप लग रहा है। तो आरोप जो है वो बड़े गंभीर हैं। आरोप लगाने वाला उपराज्यपाल, आरोप कंपाइल करके देने वाला चीफ सेक्रेटरी। तो कोई छोटा मोटा आदमी ऐसे कोई चिट्ठी लिख दे रहा है, मामला लेकर आ रहा है, वो भी नहीं है कि आप एक बार के लिए सोचें। इसलिए सीबीआई जांच हो जाए और सच सामने आ जाए, ये लोग कह रहे हैं। उपराज्यपाल ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है, उसके बारे में हमें हमारे सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक चिट्ठी में आरोप क्या क्या लगे कि इस पूरे मामले में कुछ प्राइवेट लोग, कुछ अधिकारी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का गठजोड़ काम कर रहा था, यह आरोप है इस चिट्ठी में, जिन्होंने शॉर्टकट लिए और पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ की, जिसमें प्रक्रिया और नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया, जिससे शराब लाइसेंस धारक को फायदा मिल सके। और यह सब अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक संरक्षण हो रहा था। यह सभी निर्णय आबकारी मंत्रालय के मंत्री मनीष सिसोदिया के स्तर पर हो रहा था। बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए हुए निर्णय हो रहे थे, यह आरोप लगाया गया है। कैबिनेट से मनीष सिसोदिया को यह शक्तियां मिल गई, जिससे उन्हें आबकारी नीति को लागू करने के लिए नीतियों में छोटे मोटे बदलाव करने का अधिकार मिल गया। मतलब उसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी, यह भी इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है। फिर चिट्ठी कहती है कि कैबिनेट के इस निर्णय पर तत्कालीन उपराज्यपाल ने सवाल उठाए। जब उपराज्यपाल ने यानी एलजी ने सवाल उठा दिए तो कैबिनेट ने 21 मई 2021 को मनीष सिसोदिया को दी गई शक्तियों पर अपने फैसले को वापस ले लिया। लेकिन जिन फैसलों पर सवाल उठे उन फैसलों को खुले तौर पर सिसोदिया की हामी पर आबकारी विभाग द्वारा लागू किया जाता रहा, यह भी आरोप है। अब यही वो सारे आरोप हैं जिन पर सीबीआई से जांच करने के लिए कहा गया कि देखो ये सब निकल कर आ रहा है, तुम जरा डिटेल में चले जाओ। उपराज्यपाल ने सीबीआई को जो चिट्ठी लिखी है, सूत्रों के मुताबिक उसमें यह भी कहा गया है कि जब यह पता चल गया कि आबकारी नीति को लेकर अंदर ही अंदर जो फैसले किए गए वो सार्वजनिक हो जाएंगे, तब कैबिनेट द्वारा लिए गए उन पुराने गैर कानूनी फैसलों को 14 जुलाई 2022 को कानूनी बनाने की कोशिश की गई, जो कि खुद ही प्रक्रिया और नियमों का उल्लंघन है, यह चिट्ठी में आरोप है। 14 जुलाई 2022 को जल्दबाजी में कैबिनेट की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। दोपहर 2 बजे मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग बुलाने से पहले कोई कैबिनेट नोट नहीं दिया गया, यह भी कहा जा रहा है इस चिट्ठी में। नीतिगत मामलों में किसी भी कैबिनेट मीटिंग के 48 घंटे पहले उसकी जानकारी देनी होती है उपराज्यपाल को। कैबिनेट नोट भी सर्कुलेट किया जाता है, जो कि इस प्रक्रिया में नहीं हुआ। आनन फानन में दोपहर 2 बजे मीटिंग बुलाई गई और उसमें बैकडेट से चीजें करा ली गई, यह आरोप लगा रहा है। तो इस तरह से मीटिंग बुलाना भी खुद नियमों का और प्रक्रिया का उल्लंघन है। इस मामले में कैबिनेट नोट एलजी ऑफिस में शाम को 5 बजे पहुंचा, यानी मीटिंग के 3 घंटे बाद। यह भी आरोप इस चिट्ठी में लगाया गया है। अब देखिए, ये जब जांच होगी तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिनको ढूंढना कोई बहुत मुश्किल हो। भाई सारा रिकॉर्ड होता है ना। मान लीजिए अगर उपराज्यपाल ने या चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दे दिया कि भाई हमको कैबिनेट नोट इतने बजे आया, सुबह 9 बजकर इतने मिनट पर आया और 2 बजे मीटिंग थी, तो वो तो नोट है। सीबीआई जांच करने बैठेगी। अगर चीफ सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं, उपराज्यपाल गलत जानकारी दे रहे हैं, तो वहां दूध का पानी का पानी हो जाएगा। अगर इधर से झूठ या गलत जानकारी है तो इधर से हो जाएगा। सब कागज पर है। कौन से पावर मनीष सिसोदिया को दिए गए, नहीं दिए गए,
कैबिनेट ने दिया नहीं दिया और फिर उसको वापस लिया नहीं लिया, जो आरोप लग रहे हैं वो सब कागज पे है। बैकडेट से कुछ हुआ नहीं हुआ सब कागज पर है। इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है कि कोई कुछ बनाकर कर देगा। अगर हुआ है तो दिख जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो दिखाना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर पाएगा फिर। तो इसलिए कोई ये कह दे कि फंसाने के लिए हवा में कर दिया गया है, यह भी ठीक नहीं। अगर आरोप लग रहा है तो उसकी जांच हो जाने देनी चाहिए और किसी को पहले ही कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त बताने की बजाय कहना चाहिए कर लो, जाओ कर लो, देख लो क्या होता है। उपराज्यपाल ने आबकारी नीति पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर एक्शन लिया। 8 जुलाई को दिल्ली के मुख्य सचिव ने 2021-22 की आबकारी नीति पर एक रिपोर्ट एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों को सौंपी थी। एलजी को भी दी और अरविंद केजरीवाल जी को भी दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी नीति बनाने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन 1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद नियम 2010 के कानून का उल्लंघन किया गया। अब कायदे से ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी 22 साल से मनीष सिसोदिया को जानते हैं, मानते हैं कि कट्टर ईमानदार आदमी है, मान लिया कट्टर ईमानदार आदमी। लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी ने कुछ लिख कर दिया था तो पहले तो सीएम को ही कह देना चाहिए था कि मैं जानता हूं यह आदमी कट्टर ईमानदार है, लेकिन चूंकि चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दिया है, दिल्ली के डिप्टी सीएम की जांच करवा देता हूं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो पॉलिटिक्स बदलने आए थे उसमें यही था कि किसी पर भी आरोप लगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जांच हो जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने सीबीआई जांच के लिए कहा होता, सब दूध का दूध पानी होता, मनीष सिसोदिया चमकते हुए बाहर आते, पूरे देश में नाम हो जाता। अरविंद केजरीवाल ने खुद देख के जांच कराई और कुछ नहीं निकला, चीफ सेक्रेटरी गलत बोल रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को भी भेजा, एलजी को भी भेजा। अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जा सकता है कि भाई आपने क्यों नहीं सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन एलजी ने की। तो अब कहा जा रहा है कि फंसा रहा है। कौन फंसा रहा है, कौन बचा रहा है, ये अगले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा जब सीबीआई जांच करेगी। और वो भी आपको बताऊंगा, अगर एलजी या चीफ सेक्रेटरी ने गलत जानकारी दी है तो वो भी बताऊंगा, अगर इधर से गलत निकलेगा वो भी बताऊंगा। हालांकि अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें आरोप क्या क्या लग रहे हैं कि शराब लाइसेंस के टेंडर में गड़बड़ी की गई, कोविड महामारी के बहाने गलत नीति लागू की गई और शराब लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से वित्तीय मदद पहुंचाई गई, यह भी आरोप लग रहा है। नई नीति से सरकार को भारी नुकसान हुआ। शराब कारोबारियों को 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दे दी गई। आरोप यह लग रहा है कि भाई ये कोरोना के संकट काल में जब लोग सब कुछ छोड़ छोड़ के घर जा रहे थे, दुकानें बंद, रेस्टोरेंट बंद, स्कूल बंद, सब कुछ बंद, व्यवस्था ठप पड़ी हुई थी, तो ये रियायत क्यों दी गई जब अर्थव्यवस्था राज्य की खुद ही गड़बड़ाई हुई थी, देश की गड़बड़ाई हुई थी उस वक्त, तो ये छूट क्यों दी गई, ये सवाल पूछा जा रहा है। और पहले भी कांग्रेस और बीजेपी उस वक्त भी हंगामा कर चुके हैं कि कोरोना के संकट काल के बीच में ये नई नीति लाने का मतलब क्या था। तो खैर वो तो आई गई बात हो गई थी, लेकिन अब ये नई चीजें आ रही। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, यह भी आरोप लग रहा है। आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन में L1 बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए क्योंकि उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिली। तो जो चिट्ठी में भेजा गया कि क्या क्या गड़बड़ हुई, उसमें एग्जाम्पल दिया गया कि भाई एयरपोर्ट के पास किसी को खोलना था शराब की दुकान, उसको एनओसी नहीं मिला अथॉरिटी से। तो पहले तो जब अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिल रहा था तो उसको क्यों दिया गया। दूसरा, चलिए एनओसी नहीं मिली तो कहा जा रहा 30 करोड़ रुपया वापस कर दिया गया। और उसमें बाकायदा लिखा है कि जो दिल्ली की आबकारी नीति है उसमें कौन सा क्लॉज है जिसके मुताबिक अगर जो L1 बिडर है अगर उसको एनओसी नहीं मिलती है तो उसका पैसा वापस नहीं होता है, उसका पैसा जब्त हो जाता है। तो आरोप यह लग रहा है कि 30 करोड़ रुपया वापस कैसे कर दिया गया। इंपोर्टेड बियर पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के 50 रुपए प्रति केस शुल्क वापस ले लिया गया। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ, यह भी आरोप है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी टेंडर दिए गए, यह भी आरोप लग रहा है। सीबीआई जांच की सिफारिश पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्येंद्र जैन को पहले ही जेल में डाल चुकी है, अब वो मनीष सिसोदिया को भी जेल में डालना चाहती है। जेल से हमें डर नहीं लगता। सुनिए एक बार अरविंद केजरीवाल। जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी।
हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। देखिए, पूरा मामला आपको दो चीजों पर समझना होगा। एक क्या है, एक फैक्चुअल मामला है कि मनीष सिसोदिया ने जो किया वो फैक्चुअली सही है, फैक्चुअली जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं, वो कानून के मुताबिक, नीतियों के मुताबिक था या नहीं, जो एलजी या चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं वो फैक्चुअली सही है या नहीं। तो ये एक फैक्ट का मामला है। दूसरा पॉलिटिक्स का मामला है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी सावरकर पर चले गए, वो चले गए भगत सिंह पर, तमाम तरीके की चीजें हो गई। तो वो एक पॉलिटिकल मामला है। बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी कर रही है। इस देश के लोगों को फर्क इस बात से पड़ता है कि इस पूरे मामले में आखिर सच कौन बोल रहा है, एलजी चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं या मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं। और ना कोई एलजी और चीफ सेक्रेटरी को कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार मानकर जो है वो कह दे रहा है कि भाई वही सही बोल रहे हैं, और ना कोई मनीष सिसोदिया को कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार मानकर अभी क्लीन चिट दे सकता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आरोप लग रहे हैं, चीजें हैं, उस पर जांच हो जानी चाहिए। सीबीआई जांच की सिफारिश पर केजरीवाल परेशान करने का आरोप लगा रही है केजरीवाल सरकार, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि लाइसेंस फीस पर 144 करोड़ से ज्यादा की छूट देने से पहले किसी एजेंसी या अथॉरिटी से इजाजत क्यों नहीं ली गई। बीजेपी का पक्ष भी सुनिए। 144.3636 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम, बिना कानून का पालन किए? फिर क्योंकि लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है, और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया, उससे किसी से बात भी नहीं की गई। और जब दिल्ली के अंदर डेल्टा वेव चल रही थी उस दौरान यह हरकत हुई। कई लोग इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि दिल्ली में जब दूसरी लहर आई हुई थी, डेल्टा वेव आई हुई थी, तब यह नीति लाई गई थी, और इसलिए भी कई लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है कि ऐसे संकट के समय में शराब बेचने को लेकर नीति लाने पर सरकार काम कर रही है, जब दुनिया में त्राहिमाम बचा हुआ है, उस दिशा में सोच भी जा रही है। यह भी लोगों के अंदर संदेह पैदा करता है। लेकिन यह सिर्फ संदेह है, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ गलत करना था इसीलिए उस वक्त ले आए, वो भी जांच में सामने आ जाएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी का टकराव नया नहीं है, हाल के दिनों में यह टकराव बढ़ा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने फ्री रेवड़ी कल्चर की बात कही थी, किसी का नाम लिए बिना, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था कि जनता को फ्री सेवा देना रेवड़ी कल्चर नहीं है। एलजी ने अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दी। केजरीवाल ने कहा कि दुनिया में दिल्ली मॉडल की तारीफ से बीजेपी डर गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने साजिश कर फंसाया, सत्येंद्र जैन निर्दोष है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों एमसीडी के विलय का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि आपसे डरकर एमसीडी चुनाव टालने के लिए विलय का बहाना बनाया गया। 2021 की शुरुआत में केजरीवाल ने दिल्ली में वन नेशन वन राशन योजना लागू नहीं होने दी। केंद्र सरकार ने केजरीवाल के घर घर राशन योजना को मंजूरी नहीं दी। तो यह टकराव लगातार चलता चला आ रहा है, यह नया नहीं है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली इसको समझेंगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए चिंताएं इसलिए बढ़ने लगती हैं क्योंकि उनकी पूरी पॉलिटिक्स इस बिना पर शुरू हुई थी कि हम ईमानदार पॉलिटिक्स करते हैं, और जब उनके मंत्रियों पर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं, जांच में क्या होगा, क्या सच आएगा, वो अलग की बात है। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो ये आरोप उनकी उस जमीन को हिलाने लगते हैं कि भाई आप ईमानदारी की बात करने आए थे, ईमानदारी लेने आए को लेकर पॉलिटिक्स में लेकर आए थे, और आप जो है अब उन्हीं आरोपों से जूझ रहे हैं जो कभी आप शुरू में दूसरों पर लगाया करते थे। हालांकि यह भी सच है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ही सही देश में अलग अलग जगहों पर बढ़ रही है, और इसलिए बीजेपी भी उनको पॉलिटिकली जो है वो अपना राइवल मानने लगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो पॉलिटिक्स करते हैं देश के कई बड़े बड़े और पुराने नेताओं से ज्यादा समझ की पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो सकती है। सीबीआई जांच में सच सामने आ जाएगा, उस पर आपको जानकारी दूंगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लाया हूं
इस देश में कई लोग कहते हैं ना कि भारत श्रीलंका ना बन जाए। भाई भारत श्रीलंका तो नहीं बनेगा, ये हम आपको पाठशाला में बता चुके। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस बात से डरना चाहिए कि कहीं हमारा हाल चीन वाला ना हो जाए। आज पाठशाला में चीन से जुड़ा एक चैप्टर खोल रहा हूं, जरूर देखिए। भारत के आसपास जिस देश को देखिए वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सब श्रीलंका का नाम लेते हैं, कोई नेपाल का नाम लेता है, कोई बांग्लादेश की बात करता है, पाकिस्तान का हाल तो सबको पता है। लेकिन हमारे पड़ोस में सबसे ताकतवर देश चीन की कोई बात नहीं करता। चीन में कुछ ऐसा हो रहा है जो वहां पहले कभी नहीं हुआ। चीन पर बड़ी आर्थिक मुसीबत आ गई है। वहां का प्रॉपर्टी मार्केट और वहां का बैंकिंग सिस्टम नाजुक मोड़ पर है, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, जहां से वो कभी भी धराशायी हो सकता है। और चीन में वैसा ही तूफान आ सकता है जैसा कि अमेरिका में 2008 में हुआ था। अमेरिका में जिस तरह के प्रॉपर्टी क्राइसिस में से 2008 में ग्लोबल मंदी आई थी, उसी तरह का ट्रेलर चीन में दिख रहा है। ये जो आप लोगों को देख रहे हैं चीन में सड़क पर उतरे हुए, ये आम लोग हैं। और चीन में ऐसे प्रदर्शन करना कोई मामूली बात नहीं है। वहां नारे लग रहे हैं, आम लोग सड़क पर उतर आए हैं। सोचिए किस हद तक वो मजबूर हो गए होंगे कि वहां सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की हिम्मत जुटा रहे हैं। चीन की हालत यह है कि लोगों ने अपने होम लोन की ईएमआई देना बंद कर दिया है। चीन के 80 शहरों में कम से कम 200 अधूरे प्रोजेक्ट्स में लोगों ने अपने होम लोन की ईएमआई रोक दी है। यह नंबर हर दिन बढ़ता जा रहा है। इन अधूरे प्रोजेक्ट्स में चीन के हेनान प्रांत के 61 प्रोजेक्ट्स हैं, हुनान प्रांत के 32 प्रोजेक्ट हैं, हुबेई प्रांत के 27 प्रोजेक्ट्स हैं, शांशी प्रांत के 22 प्रोजेक्ट्स हैं, हेबई प्रांत के 21 प्रोजेक्ट शामिल हैं। यानी चीन के अलग अलग जो बड़े प्रांत हैं वहां पर जो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स थे, जैसे अगर आप अपनी भाषा में समझिए कि आपने फ्लैट में पैसा लगाया और आपका बनाने वाला फ्लैट भाग गया। इंडिया में बहुत हुआ है, इसलिए मैंने कहा था कि चीन का दर्द दिखाऊंगा और आंसू आपके निकलेंगे। और हमें सीखना यह है, यहां की सरकारों को चेतना यह है कि चीन जैसे हालात यहां ना बन जाए, क्योंकि वहां तो लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया है। वहां लोग सड़क पर आ गए हैं कि भाई हमारा घर जो है उसमें इतना पैसा लगा दिया कोरोना के संकट काल के बाद, उसमें से कुछ मिल नहीं रहा। और यह उस चीन का हाल है जहां के मिडिल क्लास को सबसे अच्छा कस्टमर माना जाता है। चीन में बहुत कम संख्या में लोग मंथली बिल डिफॉल्ट करते हैं। चीन में सरकार का सोशल क्रेडिट सिस्टम बेहतर काम करता है, जिसमें नेशनल क्रेडिट रेटिंग और बोरोइंग ब्लैकलिस्ट होती है। खराब क्रेडिट वाले कस्टमर को सुविधाओं में कटौती की जाती है, यहां तक कि खराब क्रेडिट वाले लोगों को हाई स्पीड ट्रेन में टिकट तक नहीं मिलती। सोचिए कितना बड़ा रिस्क लेकर लोगों ने ईएमआई देनी बंद कर दी है कि अगर वो ईएमआई नहीं देंगे और क्रेडिट रेटिंग उनकी खराब होगी, ट्रेन में चलना मुश्किल हो जाएगा, सुविधाएं जो हैं वो मिलनी बंद हो जाएंगी। बावजूद उसके लोग सड़क पर आ गए और ईएमआई देना बंद कर दिया। इतना परेशान हो गए कि घर में पैसा लगा दिया और घर नहीं मिल रहा। चीन में लोगों ने होम लोन चुकाना क्यों बंद किया है, जरा वो भी बता देता हूं। चीन में लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि बिल्डर उन्हें वक्त पर घर बनाकर नहीं दे रहा। बिल्डर इसलिए प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें नए कर्ज नहीं मिल रहे। बिल्डर पुराना कर्ज भी नहीं चुका पा रहे और प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा नहीं, तो लोग आ गए सड़क पर। चीन के प्रॉपर्टी मार्केट की स्थिति क्या है वो भी सुन लीजिए। पिछले साल टॉप 100 बिल्डर में से 28 बिल्डर दिवालिया हो गए। 28 बिल्डर्स के पास कुल प्रॉपर्टी सेल्स का 20% हिस्सा था। चीन में इस साल कुल प्रॉपर्टी सेल में 72% की गिरावट आई है। चीन में नए घर खरीदने वालों की संख्या 6 साल में सबसे कम हो गई है। चीन में पिछले 1 साल में नए प्रोजेक्ट्स का लॉन्च 40% कम हो गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लग रहा होगा ये तो हमारा हाल है। इंडिया में कितने लोगों के साथ ये हो रखा है कि बिल्डर भाग गया, बिल्डिंग खड़ी है और वहां भूतिया हालात बने हुए हैं। लोगों ने बैंक से लोन उठाया हुआ है, ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन घर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहां है भाई, हमारे न्यूज चैनल में मनीष है, हमारे शो के अंदर सत्या है, हमारे चैनल के अंदर, सबका घर फंसा हुआ है और पैसा लगा हुआ है। हर महीने 40,000 रुपया 30,000 रुपया उस ईएमआई का भर रहे हैं जिसका कुछ आना नहीं है। भारत का हाल अभी बताऊंगा, आपको अपना दर्द दिखेगा इस चीन के अंदर। इस मुश्किल से उबरने के लिए चीन में रियल एस्टेट कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर भी दे रही हैं।
एक कंपनी घर के साथ कार और पार्किंग स्पेस गिफ्ट कर रही है, एक दूसरी कंपनी कह रही है विला खरीदने पर मर्सिडीज कार गिफ्ट दे दूंगा, एक कंपनी तो घर की डाउन पेमेंट के बदले लहसुन तक लेने को तैयार है। चीन में अगर रियल एस्टेट सेक्टर बिखरा तो चीन पर सबसे बड़ा संकट आ सकता है। यह क्यों कह रहा हूं जरा समझिए, सिर्फ अपने दर्द की बात नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भारत की स्थिति जो है क्या है, और वहां अगर कुछ होगा तो भारत पर क्या होगा। चीन की जो जीडीपी है, यानी वहां की जो अर्थव्यवस्था है, उस जीडीपी में जो प्रॉपर्टी का मार्केट है, यानी जो आपको घर मिलाकर देते हैं प्रॉपर्टी मार्केट, वो प्रॉपर्टी मार्केट का हिस्सा जीडीपी के अंदर 12% है। बॉस, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, कई लाख करोड़ का प्रॉपर्टी मार्केट का वहां पर हिस्सा है जीडीपी के अंदर। अब वो अगर बैठ रहा है तो सोचिए चीन कैसे बैठ रहा होगा। चीन में लोग अपना 70% पैसा, 70% इनकम जो है लोग वो किस में लगा देते हैं? प्रॉपर्टी में। लोग सड़क पर इसीलिए ना है, उनका 70% पैसा लगा देते हैं प्रॉपर्टी में, और वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो पैसा गया, फंस गया। और ईएमआई देने के लिए बैंक कह रहा लाओ ईएमआई लाओ, वो कह रहे ईएमआई नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो। चीन में स्थानीय प्रशासन को 40% आय प्रॉपर्टी सेल्स से होती, यानी 40% कमाई इधर से ही है। लोगों ने अधूरे प्रोजेक्ट्स में होम लोन ईएमआई रोक दी तो चीन में बैंकों पर आफत आ गई। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप देखने जाइएगा कि बैंकों का चीन में क्या हाल हो रखा है, अगर लोगों ने ईएमआई रोक दी है, चीन में अधूरे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में वहां की करेंसी युआन के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ युआन, यानी करीब 220 अरब डॉलर, यानी करीब 17,56,000 करोड़ रुपए का होम लोन फंसा हुआ है। 17 लाख करोड़ से ज्यादा, कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं होगी जितना वहां होम लोन फंसा हुआ है। यह बैंकों में जो होम लोन फंसा हुआ है। चीन में कुल होम लोन, सभी प्रकार के लोन का करीब 20% है, और अगर लोगों ने अधूरे प्रोजेक्ट्स में होम लोन ईएमआई नहीं दी तो बैंकों के बैड लोन का रेशियो 3 से 5 गुना बढ़ जाएगा। इसी वजह से चीन के बैंकों पर आफत आ गई है। होम लोन देने वाले चीन के 4 बड़े सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ चाइना एग्रीकल्चर, बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये सब रिस्क पर है। इसके अलावा चीन का पोस्टल सेविंग्स बैंक ऑफ चाइना, चाइना मर्चेंट्स बैंक और चीन का इंडस्ट्रियल बैंक भी बड़े रिस्क पर चल रहा है, क्योंकि इनका बड़ा हिस्सा जो आता है, जो कस्टमर का, जो इनके पास कमाई आती है, वो लोन से आती है। लोग ईएमआई नहीं कर रहे तो बैंकों का बुरा हाल हो गया है। चीन के सभी बैंकों का करीब 9,20,000 करोड़ रुपया, करोड़ डॉलर, यानी करीब 734 लाख करोड़ रुपए प्रॉपर्टी मार्केट में लगा है, और इसमें 50% हिस्सा होम लोन का है। चीन का संकट कितना बड़ा है इसे आप इससे भी समझिए कि चीन में एक जगह तो बैंक के बाहर टैंक तैनात करने पड़ते हैं। टैंक खड़ा है बैंक के बाहर। ये चीन के अंदर हालात हो गए। टैंक खड़ा कर दिया क्योंकि लोगों ने वहां सड़क पर तमाशा कर दिया। 1, 2, 3, 4 टैंक खड़ा है चीन के अंदर बैंक के बाहर, बैंक को बचाने के लिए कि कहीं लोग अंदर घुस के तमाशा ना कर दे, बैंक को ही ना लूट लें, टैंक तैनात करनी पड़ी। यह हालत है चीन के अंदर। यह हेनान प्रांत की तस्वीर दिखा रहा हूं जहां बैंक ऑफ चाइना की एक ब्रांच के बाहर टैंक लगाने पड़े। ये टैंक इसलिए लगाए गए क्योंकि वहां लोगों का बड़ा विरोध हो रहा था। बैंक ने लोगों का पैसा निकालने से रोक दिया। बैंक ने जितने भी फंड्स हैं वो सब फ्रीज कर दिया और जमाकर्ता इन्हें रिलीज करने की मांग कर रहा है। बैंक के बाहर खड़ा है टैंक। यह है चीन की हालत। असल में चीन में हजारों लोगों ने हेनान और अनहुई प्रांत में 6 ग्रामीण बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाया। ये बैंक लोगों को ज्यादा ब्याज दे रहे थे। ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोगों ने अपना पैसा यहां पर जमा करवा दिया। बाद में इनका पैसा डूब गया। लोगों को यह पता चला कि इन बैंकों को चलाने वाले फ्रॉड हैं, वो कई फाइनेंशियल क्राइम में वांटेड भी हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद चीन के अधिकारियों ने कहा कि वो पीड़ितों के पैसे लौटाएंगे। वित्तीय घोटाले और बैंकिंग घोटाले की वजह से चीन संकट में, रियल एस्टेट में भूचाल आया हुआ है। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार एक्शन में आई है। चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन ने बैंकों को आदेश दिया है कि वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े लोन को क्लियर करें और बिल्डर्स की जरूरतों को पूरा करें। कमीशन ने यह भी कहा है कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को घर दिलवाने में मदद कीजिए। नहीं चलेगा
कि लोगों का घर जो है अधूरे में छोड़कर लोग भाग गए और वो बेचारे ईएमआई जो है वो कैसे चुकाएं, या वो ईएमआई रोक दे और देश में बैंक धड़धड़ा के गिर जाए। चीन का यह संकट अचानक नहीं आया। 2020 में चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड दिवालिया हो गई थी। एवरग्रैंड ने तब चीन के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर बताया था कि चीन में एवरग्रैंड के 6 लाख फ्लैट से जुड़े प्रोजेक्ट अटके हैं और एवरग्रैंड के करीब 20 लाख खरीदार हैं जिनका पैसा फंसा है और जो अधूरे प्रोजेक्ट्स का विरोध कर सकते हैं। इससे चीन पर बड़ा आर्थिक और सामाजिक संकट आ सकता है और आज चीन में वही हो रहा है। इस वक्त चीन के आर्थिक हालात कितने बिगड़ चुके हैं एक बार वो भी देख लीजिए, फिर भारत पर आता हूं। अप्रैल से जून के बीच चीन की अर्थव्यवस्था में 2.6% की गिरावट आ चुकी है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी पिछले साल के 4.8% के मुकाबले गिरकर 0.4% रह गई। चीन की ग्रोथ रेट 2.5% की रह गई है, जो 3 दशकों में सबसे कम है। 2022 के शुरुआती 6 महीनों में चीन में 4 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 31 लाख छोटे बड़े उद्योग कारोबार बंद हो चुके हैं, 1.70 करोड़ छात्र ग्रेजुएट, इनके सामने रोजगार का संकट है। 80 लाख युवा बेरोजगार हैं, 4000 बैंक बंद होने की कगार पर हैं। 1990 के बाद रियल एस्टेट में सबसे बड़ी मंदी चल रही है चीन के अंदर। लेकिन चीन का यह हाल आपको दिखाते दिखाते यह भी बताना चाहता हूं कि चीन के इसी संकट में भारत के लिए सबक छिपा हुआ है। भारत में भी कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। और अगर मैं आपको आंकड़ों के लिहाज से बताऊं, भाई चीन में आप देख रहे हैं ना, चीन के अंदर रियल एस्टेट डूबा, लोगों का लाखों करोड़ों रुपया फंस गया, लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया, बैंक्स की हालत खस्ता हो गई, लोग सड़क पर आ गए, मतलब पूरा त्राहिमाम मच गया। अब भारत के लिहाज से देखिए, क्योंकि भारत में भी बहुत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, भारत में लोग ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना है ये समझते हुए सरकार को भी समझना होगा कि लोगों का दर्द क्या है। बॉस, यहां लोग ये नहीं कर रहे हैं तो उनका दर्द नहीं समझिएगा तो फिर गलत बात है ना। फिर मई 2022 तक, मई 2022 इस वक्त तक भारत के 7 बड़े शहर, 7 बड़े शहर, यहां रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। देश के 7 बड़े शहरों का बात कर रहा हूं और इसकी कीमत, जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं रियल एस्टेट के, ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बता रहा हूं जिसमें फ्लैट, विला वगैरह वगैरह जो होता है, इन प्रोजेक्ट्स में 6 लाख करोड़ रुपए लोगों के फंसे हुए हैं। बॉस, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, आम आदमी के लिहाज से सोचिए। और फ्लैट कितने फंसे हुए हैं 6 लाख करोड़ के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 4,69,000 नहीं 79,000, 4.7 लाख फ्लैट्स जो हैं वो अटके हुए हैं लोगों के। 6 लाख करोड़ मामूली रकम नहीं है, इतने लोगों की फंसी हुई है। और कोई जो है, मतलब लोग, कितने लोग तो हमको फोन करते हैं हम लोगों को कि वहां पैसा फंसा। अपने ऑफिस का बता ही दिया, बाहर से लोग कहते हैं कि सर हमारा फ्लैट फंसा हुआ है, कुछ पैसा निकलवा दीजिए। कहां से निकल, ये तो सरकार का काम है, हम कैसे निकलवाएंगे पैसा। हम ये कर सकते हैं कि आपका मुद्दा उठा दे, दिखा दे, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं। पाठशाला में कम से कम हम ये कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फंसे हुए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 1,18,000 करोड़ रुपए की कीमत के 1,65,000 फ्लैट्स, विला या लग्जरी प्रॉपर्टी फंसी हुई है। पूरे एनसीआर में जो रीजन है उसमें 1,81,000 करोड़ रुपए की कीमत के 2,40,000 से ज्यादा यूनिट फंसी हुई है। फिर आता है मुंबई का नाम, 1,82,000 करोड़ रुपए की कीमत के 1,28,000 से ज्यादा यूनिट मुंबई में फंसी हुई है। बेंगलुरु 28,000 करोड़ के 26,000 से ज्यादा यूनिट फंसे हुए लोगों के। हैदराबाद में 11,000 करोड़ से ज्यादा के 11,450 यूनिट लोगों के फंसे हुए हैं। चेन्नई में 3,700 करोड़ के 5,190 यूनिट फंसे हुए हैं। पुणे में 27,533 करोड़ के 44,250 यूनिट फंसे हुए हैं। और आप 44,250 यूनिट मत देखिए, वो एक एक फ्लैट किसी का सपना है, किसी का घर है, किसी की रोजी रोटी जो कमाता है वो, उसका एक बड़ा हिस्सा उसकी ईएमआई भरने में जाता है। कोलकाता में 11,847 करोड़ के
23,540 यूनिट फंसे हुए। सरकार को इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इनमें से चूंकि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के हैं, उनको रोज जाकर अपनी जिंदगी को जीने की लड़ाई लड़नी है। वो रोज जाकर दफ्तर में काम करेंगे, बॉस से भी गाली खाएंगे। ईएमआई में पैसा जा रहा है, घर में सहूलियतें अपने पत्नी, बच्चों, मां बाप की पूरी नहीं कर पाएंगे तो अंदर अंदर घुटेंगे। लेकिन वो चीन की तरह सड़क पर निकलकर प्रदर्शन नहीं कर रहे। उन्होंने आज भी बैंक्स का ईएमआई चुकाना बंद नहीं किया। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अंदर दर्द नहीं है। बॉस, इस देश में कोई तो सुनेगा उनकी, कोई तो सुनेगा। बैंक्स को तो बस पैसा चाहिए, उनको पैसे से मतलब है, सरकारों को वोट से मतलब है। लेकिन वो लोग जिनको फ्लैट मिलना नहीं है दिख रहा है, लेकिन ईमानदारी के नाते ईएमआई पे ईएमआई भर रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। पाठशाला में अब आपसे जुड़ा वो मुद्दा जो हमने उठाया तो नेताओं को भी याद आया। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई। रेलवे का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देने से लगभग 1500 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होता है। पाठशाला में हमने सरकार से यह अपील भी की कि बुजुर्गों को रेल किराए में छूट फिर से मिलनी चाहिए। हमने ये मुद्दा उठाया तो नेताओं को भी याद आया। ये भी एक मुद्दा है इस देश में जिसे राजनीतिक तौर पर उठाना चाहिए। इस मुद्दे पर नेताओं ने क्या कहा वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि हमने कल पाठशाला में क्या दिखाया था। छोटा सा रिकैप, फिर अब नेता कैसे जाग रहे पाठशाला देखकर वो दिखाएंगे। 2017-18 में ये सरकारी आंकड़े हैं, 1491 करोड़ रुपए का कंसेशन दिया गया था वरिष्ठ नागरिकों को। 2018-19 में कितना कंसेशन दिया गया? 1636 करोड़। 2019-20 में कितना दिया गया? 1667 करोड़। आप मुझे एक बात बताइए रेल मंत्री जी, क्या इस देश की चुनी हुई सरकार के पास देश के वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको देने के लिए साल भर में 1500-1600 करोड़ रुपया नहीं है कंसेशन के तौर पर देने के लिए? 1500-1600 करोड़ नहीं है। सेना में मान लीजिए एक बार के लिए जब अग्निवीर लाया गया और उसका एक पक्ष यह था कि बहुत लोगों को पेंशन देनी पड़ती है और वो लाखों करोड़ में, तो लॉजिक समझ में आता था। रेल किराए में 1500 करोड़ रुपया बचाकर वो जो रेलवे वो नुकसान में चलता है वो सुधर जाएगा। ये लॉजिक है, ये तर्क है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी इस देश को दी है, जो सेना में जाता है वही देश के लिए समर्पित होता है। जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनका एक एक रुपया, आपने कभी देखा है अपने घर में बुजुर्गों को? उनके पेंशन का पैसा आता है और उसमें से अपने पोता पोती को कुछ देना हो, नाती नतनी को कुछ देना हो तो निकाल के देते हैं, तो गिन के देते हैं कि कितना बचेगा कितना रहेगा। एक एक चीज कई लोग कॉपी पे लिखते हैं। उस वर्ग को देने के लिए आपके पास साल में 1500 करोड़ रुपया नहीं है, क्योंकि रेलवे को नुकसान हो जाएगा। बाकी कैटेगरी का नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश के वरिष्ठ नागरिकों को देने के लिए सरकार के पास 1500 करोड़ रुपया नहीं है। क्या बात है? सोचिए और इस पर एक बार सोचिए। पाठशाला में हमने यह मुद्दा उठाया। मैंने कल अपने ट्विटर अकाउंट पर इसको ट्वीट भी किया। करीब 7.5 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, हजारों लोगों ने रीट्वीट किया है। अभी भी, क्योंकि उसमें मैंने रेल मंत्री जी को भी टैग किया था, उनके जवाब का इंतजार है, कोई जवाब अभी आया नहीं। लेकिन पाठशाला में हमने जब बुजुर्गों का रेल किराए में छूट को फिर से शुरू करने की अपील की तो कई नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार से अपील की। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करके सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा। वरुण गांधी ने लिखा कि रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सांसदों को रेल किराए में मिलने वाली सब्सिडी जारी है
तब देश के बुजुर्गों को मिलने वाली राहत हमें बोझ लगने लगी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने लोगों का साथ छोड़ देना असंवेदनशीलता है, पुनर्विचार। इसी तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट किया। तो कई नेताओं ने इसको अब उठाया है, मुद्दा उठाया है, आम लोग भी कह रहे हैं। और मैं फिर आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं देश की चुनी हुई सरकार से, प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री से, कि इस देश के बुजुर्ग नागरिकों को अगर, और सब लेते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब उसमें मैंडेटरी है, जो ऑप्शन चूज करता है उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि सबको कंसेशन मिल रहा है। अगर देश के सांसदों को देने के लिए पैसा है, फर्स्ट एसी में वो ट्रैवल कर सकते हैं, फ्लाइट में उड़कर जा सकते हैं, और उनका पैसा हम टैक्स पेयर जो पैसा भरते हैं उसमें से उनको दिया जा सकता है, तो वो जो बुजुर्ग नागरिक हैं वो तो अपना ही टैक्स जो उन्होंने इतने सालों भरा उसमें से कुछ रियायत मांग रहे हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। पाठशाला में अब मुस्लिम वोट बैंक का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे मुसलमानों के वोट ओवैसी को शिफ्ट होने लगे। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट यही है कि इस देश में वो मुसलमानों के इकलौते नेता बनकर रहें और मुस्लिम वोट कहीं और न जाकर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को मिले। इसी एजेंडे के तहत ओवैसी एक के बाद एक राज्य में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आए और यहां भी ओवैसी की पार्टी को कई इलाकों में मुसलमानों के अच्छे खासे वोट मिले हैं। एमपी में ओवैसी की पार्टी पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही थी और बिना किसी बड़े सियासी नेटवर्क के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी से 7 पार्षद चुनाव जीते हैं। उस मध्य प्रदेश में जहां इनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई ऐसा इतिहास नहीं, वहां 7 पार्षद जीतकर आ गए एआईएमआईएम के ओवैसी की पार्टी। इनमें खरगोन में 3 पार्षद जीते, जहां अप्रैल में रामनवमी पर हिंसा हुई थी, उस खरगोन की बता रहा हूं, वहां 3 पार्षद जीत गए। जबलपुर से 2 पार्षद जीते, जहां पिछले साल सांप्रदायिक तनाव हुआ था। खंडवा से 1 पार्षद जीता, जहां अक्सर सांप्रदायिक तनाव बना रहता है। बुरहानपुर से 1 पार्षद जीता, जहां 24% के करीब मुस्लिम आबादी है। सिर्फ यही नहीं, 2 जगह खंडवा और बुरहानपुर में मेयर के चुनाव में ओवैसी की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर रही। बुरहानपुर नगर निगम में मेयर के चुनाव में बीजेपी की माधुरी पटेल को 52,823 वोट मिले, कांग्रेस की शहनाज बानो को 52,281 वोट मिले, एआईएमआईएम की शाइस्ता हाशमी को 10,274 वोट मिले। कांग्रेस 542 वोट से मेयर चुनाव हार गई, लेकिन तीसरे नंबर पर कौन आ गया? ओवैसी की पार्टी आ गई। खंडवा नगर निगम में मेयर के चुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट अमृता को 51,916 वोट मिले, कांग्रेस की कैंडिडेट आशा को 32,000 के करीब वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम की कैंडिडेट कनीज को 9,601 वोट मिले और कांग्रेस 19,763 वोट से मेयर चुनाव हार गई। यानी असदुद्दीन ओवैसी जो कांग्रेस का मुस्लिम वोट था उसको खींच रहे हैं और वो मुसलमान वोट जो है वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट होने लगा है। यानी एक तरह से कांग्रेस को जो वोट मिलते रहे उनमें काफी हद तक ओवैसी सेंध लगा रहे हैं और वो वोट ओवैसी को शिफ्ट हो रहा है, वो आंकड़ों में दिख रहा है। मुस्लिम प्रभाव वाली कई जगहों पर पार्षद के चुनाव में ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट ने कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को हराया है। एमपी में ओवैसी की चुनावी रणनीति यह थी कि निकाय चुनाव के लिए उन्होंने वो 7 इलाके चुने जहां सांप्रदायिक माहौल नाजुक रहता है। इन 7 इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने 51 कैंडिडेट उतारे, जिनमें 49 कैंडिडेट मुसलमान थे। इसी रणनीति के तहत ओवैसी की पार्टी को सबसे ज्यादा कामयाबी खरगोन में मिली, जहां उनकी पार्टी के 3 पार्षद थे। आप याद कीजिए कि खरगोन वो जगह है जहां पर इसी साल 10 अप्रैल को हिंसा हुई थी, जब रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। खरगोन वार्ड नंबर 2 में एआईएमआईएम से हिंदू कैंडिडेट अरुणा उपाध्याय जीती। इस वार्ड में 70% आबादी मुसलमानों की है। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 और 27 में भी एआईएमआईएम कैंडिडेट जीतने में कामयाब हो गए। खरगोन वो जगह है जहां पर हिंसा के बाद रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला था, जिस पर ओवैसी बहुत भड़के थे। ओवैसी ने जो बयानबाजी की उसका चुनावी फायदा उन्हें मिला
और उन्होंने कई जगहों पर कांग्रेस के वोट काटे तो मुस्लिम बहुल कई जगहों पर कांग्रेस को सीधी टक्कर में हरा दिया। जैसे खंडवा में वार्ड 14 में ओवैसी की पार्टी की शकीरा बिलाल ने कांग्रेस की कैंडिडेट नूरजहां बेगम को 285 वोट से हरा दिया। हैरानी की बात यह है कि शकीरा बिलाल कभी प्रचार के लिए घर से निकली ही नहीं। जबलपुर में वार्ड 49 ओवैसी की पार्टी की शमा परवीन ने कांग्रेस की कैंडिडेट साइमा वसीम को 1527 वोट से हरा दिया। इसी तरह से जबलपुर में ही वार्ड 51 से ओवैसी की पार्टी की कैंडिडेट समरीन ने कांग्रेस की मुस्लिम कैंडिडेट को 209 वोट से हरा दिया। यानी सीधे सीधे आंकड़े कह रहे हैं कि वो इलाके जहां पर सांप्रदायिक तौर पर थोड़ा सेंसिटिव एरिया है वहां एआईएमआईएम को बढ़त मिल रही है। धीरे धीरे मुसलमानों का वोट धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और वो कांग्रेस का मुस्लिम वोट खींच रहे हैं। ये अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि एमपी में करीब 6 से 8% मुस्लिम वोटर हैं जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मुस्लिम वोटर्स का झुकाव ओवैसी की तरफ हो रहा है। ओवैसी ने एमपी के निकाय चुनाव में पार्टी के लिए खंडवा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहर में सभाएं भी की थी और इसका फायदा उन्हें निकाय चुनाव में मिला। कांग्रेस इससे परेशान है और इसलिए वो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने लगे। बी कहो, सी कहो, डी कहो, आपके नाम के आगे तो एफ लग रहा है ना, फेल चुनाव में, और वो ले जा रहे हैं जीत कर। वो जैसे खड़े होकर कहते हैं कि इंशाअल्लाह एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, वो लोगों पर इंपैक्ट डाल रहा है। वो जो कह देते हैं कि रामनवमी में हिंसा हुई, सीसीटीवी लगा दो सब दिख जाएगा, वो इंपैक्ट छोड़ रहा है मुस्लिम वोटर का और कांग्रेस देखती रह जा रही है, क्योंकि ओवैसी कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा दे रहे हैं। यहां एक बड़ी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी बिल्कुल गायब हो गई, जो पहले एक दो जगह पर दिखती भी थी, और मायावती की बीएसपी भी बहुत कमजोर हो गई। इन दोनों विकल्पों के होते हुए मुस्लिम ओवैसी की तरफ देख रहा है, तो यह बड़ी बात है। ओवैसी किस तरह से अपने सियासी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पार्टी का सियासी विस्तार कर रहे हैं, वो भी आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ओवैसी का बता रहा हूं, यूपी में चुनाव हुआ, अभी हाल ही में ना हुआ, वहां तो पूरे फॉर्म में थे। यहां एआईएमआईएम जो है, एआईएमआईएम, ये 95 सीट पर चुनाव लड़ी। ठीक है, इनको जीत एक भी नहीं मिली। जीते कितने पर? जीते 0, 0। लेकिन यूपी के अंदर वोट इनको कितने मिले? वोट मिले 4.5 लाख। अब आप कहने को तो कह सकते हैं कि यह कम है, लेकिन जब आपको यह बताऊंगा कि 7 सीट ऐसी थी जहां पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी की हार जो हुई वो किसकी वजह से हुई? वो एआईएमआईएम की वजह से। यानी समाजवादी पार्टी की 7 सीटों पर हार का कारण कौन थे? ओवैसी थे। इसी तरह से अगर आप देखिएगा, और देखिए धीरे धीरे पार्टी बढ़ती है, अभी 4.5 लाख वोट पर हैं। इसी तरह से करते करते, दिखाते दिखाते कि मैं ही मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा हूं, हर बात पर बोलते बोलते उन चैनल्स को, उन एंकर्स को चुन चुन कर इंटरव्यू दे देकर, जो इनसे कठिन सवाल नहीं पूछते, जो चुपचाप इनको बोलकर सवाल और इनको भाषण देने देते हैं अपने चैनल पर, उन पर जा जाके बोलते हैं, देश के हर मुद्दे पर बोलते हैं, तो अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी ओवैसी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। 2021 गुजरात पंचायत चुनाव है, 3 निगमों में 17 सीट इन्होंने जीती। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव, सीमांचल की 20 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 पर इन्होंने जीत दर्ज कर दी। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 44 सीट पर कैंडिडेट उतारा, 2 पर इनको जीत मिल गई, और इसी साल महाराष्ट्र में 1 लोकसभा सीट भी जीत चुके हैं। तो ओवैसी जो है दूसरी पार्टियों के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं, और उन पार्टियों के लिए खास तौर पर जिन्होंने मुस्लिम वोट को ये मान लिया था कि अरे बीजेपी के नाम पर डरा देंगे तो ये कहां जाएंगे, तो हमको ही वोट करेंगे, उसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हुए ओवैसी अब ये कह रहे हैं कि इनके पास मत जाओ, मैं हूं तुम्हारा मसीहा, और वो धीरे धीरे असर छोड़ रहा है। पाठशाला में अब
वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। एक सब इंस्पेक्टर की पिटाई का ये वीडियो एमपी के ग्वालियर से वायरल हुआ। सब इंस्पेक्टर अतर सिंह कुशवाहा ने एक व्यक्ति को रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करने पर टोका तो मोनू उर्फ कुशमित गिल नाम का शख्स उल्टे दरोगा से ही मारपीट करने लगा। सब इंस्पेक्टर अतर सिंह का आरोप है कि थाने में फोन करने के बावजूद कोई उनकी मदद करने नहीं पहुंचा। आज के बाद थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब एमपी के मंदसौर से वायरल हो रहा ये दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के साथ मारपीट की जा रही है। एक व्यक्ति ने कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ा हुआ है, जबकि एक महिला उन्हें थप्पड़ मार रही है। मामला कुछ यूं था कि डिप्टी कलेक्टर कृषि मंडी रोड पर स्टंट कर रहे बाइक सवार को समझा रहे थे। इसी दौरान वहां चाय की दुकान चलाने वाला परिवार उनसे भिड़ गया। पति पत्नी मारपीट करने लगे। डिप्टी कलेक्टर ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देखा नहीं पीछे। बच्चों के हाथ में एयर गन नहीं, कोई खिलौना नहीं, राइफल है, राइफल। एक बुजुर्ग राइफल लोड कर रहा है और कुछ लोग एक एक करके फायरिंग कर रहे हैं। इसमें कई तो बच्चे हैं। वीडियो ध्यान से देखिए। बच्चों के हाथों में लोडेड राइफल है। गोली चलाने की होड़ लगी है, मानो राइफल चलाने की ट्रेनिंग चल रही हो। बताया गया ये वीडियो प्रतापगढ़ का है। बकरीद के दिन इंतजार हुसैन और गुलजार हुसैन नाम के दो भाइयों ने फायरिंग करवाई, लेकिन अब वीडियो वायरल हो गया और पुलिस एक्टिव हो गई। इंतजार हुसैन तथा गुलजार हुसैन दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है और राइफल 315 बोर भी बरामद की गई है। आरोपियों की पहचान के बाद राइफल जब्त कर ली गई है। लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ये कोई खेल नहीं, ये कोई सर्कस का तमाशा भी नहीं, बल्कि ये इंसानी बेबसी की तस्वीर है। मजबूरी का सबसे जीता जागता सबूत है। तस्वीर गुना से आई है, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर है। रस्सी पर झूलती हुई जिंदगी, एक गलती और फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन खतरे के बावजूद बच्चे रस्सी के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हैं। जरा सी चूक हो जाए तो इनकी जान भी जा सकती है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सबका हाल एक ही है। हर रोज खतरे से सामना, हर रोज जोखिम उठाना। न सिस्टम को इसकी परवाह है, नेताओं से तो कोई उम्मीद ही बेमानी है।